प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीएसटी की वसूली एवं उसका संग्रहण लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी पर लेक्चर प्रदान करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि आपूर्ति का क्षेत्र जीएसटी में क्या होता है। दूसरे शब्दों में, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। विद्यार्थियों, जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य का संग्रह एवं उसकी वसूली आपूर्ति आधारित है। अतः इस अधिनियम में कर की वसूली और संग्रह हेतु आपूर्ति के क्षेत्र में जानना अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आपूर्ति के क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित है। उसमें 5 कंडीशंस दिए गए हैं जो हमको समझने के लिए अति आवश्यक है। नंबर 1 कंडीशन, किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यापार के दौरान अथवा व्यापार के आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रतिफल की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला समझौता, विक्रय, हस्तांतरण मीन्स ट्रांसफर, वस्तु विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा, निपटारा आदि के लिए जाने वाली सभी प्रकार की आपूर्ति। दूसरा पॉइंट जो भी बहुत आवश्यक है, किसी भी प्रतिफल के लिए वस्तु अथवा सेवाओं का आयात जिनका प्रयोग व्यापार के दौरान अथवा उससे ले जाने हेतु किया गया हो अथवा नहीं। तीसरा, बिना प्रतिफल के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले सभी कार्य एवं क्रियाकलाप जिनका वर्णन अनुसूची 2 जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किया गया हो। चौथा, केंद्रीय सरकार किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए ऐसे सभी व्यवहार जिनमें ये लोक प्रशासन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद को सिफारिशों पर नियुक्त किया गया हो, उसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के मध्य करार नहीं किया गया हो। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमको इसको आपूर्ति का क्षेत्र समझने के लिए कि केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे सभी व्यवहार जिसमें वो लोक प्रशासन अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर नियुक्त किया गया है, उसके द्वारा वस्तु अथवा सेवाओं की आपूर्ति को मध्य करार नहीं किया गया है। ये दोबारा मैंने दोहराया क्योंकि इसको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो लास्ट की लाइन है कि इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति को मध्य करार नहीं किया गया।
पांचवी जो भी बहुत ही अत्यावश्यक है समझने के लिए, सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यवहारों को चिन्हित कर सकते हैं जिन्हें माल की आपूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की आपूर्ति के रूप में अथवा सेवाओं की आपूर्ति के रूप में, किंतु माल की आपूर्ति के रूप में छोड़कर भिन्न प्रकार का व्यवहार माना जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि माल की आपूर्ति के रूप में, न कि सेवा की आपूर्ति के रूप में अथवा सेवाओं की आपूर्ति के रूप में, किंतु माल की आपूर्ति के रूप को छोड़कर भिन्न प्रकार का व्यवहार माना जाएगा जब हम आपूर्ति का क्षेत्र के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, ये भी समझना आवश्यक है कि टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या है। इसका हिंदी रूपांतर है संयुक्त अथवा मिश्रित आपूर्ति पर कर का दायित्व। जब हम कर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जीएसटी कर की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। विद्यार्थियों, संयुक्त अथवा मिश्रित आपूर्तियों पर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कर दायित्व की गणना निम्न दो बिंदुओं के आधार पर की जाती है। नंबर 1, दो या दो से अधिक वस्तुओं की संयुक्त रूप से की गई आपूर्ति, जिसमें एक प्रमुख वस्तु की आपूर्ति अन्य वस्तु के साथ की गई हो, तो ऐसे में केवल मुख्य वस्तु की आपूर्ति के रूप में ही कर निर्धारण का दायित्व लागू किया जाता है। और दूसरी कंडीशन जो इसमें हमको दी गई है वो ये है कि अगर या यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं का सम्मिलित रूप में आपूर्ति की जाए जिनसे किसी एक प्रकार के वस्तु को प्रमुख आपूर्ति माना जाना संभव नहीं हो, तो उस परिस्थिति में उन दोनों वस्तुओं में से जिस प्रकार का दायित्व अधिकतम होता उसी को उस वस्तु का दायित्व की गणना हेतु जीएसटी की दर माना जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट, उस वस्तु उसके अंतर्गत उस वस्तु को ही कर दायित्व की गणना हेतु जीएसटी की दर माना जाएगा। विद्यार्थियों, कर की वसूली और उसका संग्रह बहुत ही अत्यावश्यक है और इसको समझना जरूरी है। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कर की वसूली एवं उसका संग्रह में प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के आधार पर कर की वसूली एवं उसका संग्रह किया जाता है। नंबर 1, मानवीय उपयोग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली शराब को छोड़कर वस्तु अथवा सेवाओं का दोनों को अंतरराज्यीय आपूर्ति पर धारा 15 के अधीन गणनीय मूल्यों के आधार पर 20% अथवा ऐसी दरों जिनका कर निर्धारण सरकार द्वारा जीएसटी
परिषद की सिफारिश में किया गया हो, कर का संग्रह एवं उसकी वसूली उन व्यापारियों से ही की जानी चाहिए जिस अधिनियम को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरे शब्द और दूसरा पॉइंट के आधार पर कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमान टर्बाइन इंजन आदि की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की वसूली सरकार द्वारा अनिश्चित तिथि के पश्चात की जाएगी। तीसरा पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर आधारित अधिसूचना जारी करके माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के लिए विशेष वर्ग का निर्माण किया जाएगा जिस पर करों की गणना लागू करने के आधार पर तथा ऐसे माल या सेवाओं या दोनों जिसके प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यापारियों हो के द्वारा विपरीत प्रभाव के आधार से कर की गणना की जाएगी। विद्यार्थियों, ये भी समझना ज़रूरी है यहाँ पर कि माल अथवा सेवाओं के प्राप्तकर्ता के संबंध में इस अधिनियम के अपंजीकृत व्यापारी के लिए जाने वाले वस्तु के क्रय पर क्रेता व्यापारी पर विपरीत प्रभार के रूप में अदान कर ये मानकर दे होगा कि वो इस अधिनियम में कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है। सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना जारी करते हुए सेवाओं को विभिन्न वर्गों में बांट सकेगी जिसके अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर की गणना एवं प्रभाव निश्चित किया जाएगा तथा सेवाओं की आपूर्ति ई कॉमर्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के माध्यम से किया गया हो। इस अधिनियम की सारी धाराएं ई कॉमर्स व्यापारियों पर भी लागू की जाएगी। विद्यार्थियों, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी यहाँ पर हो जाता है पावर टू ग्रांट एग्जेप्शन फ्रॉम जीएसटी टैक्स। कर मुक्ति अथवा कर से छूट देने की शक्ति किसके पास है और किस प्रकार से, ये दोनों बातें। विद्यार्थियों, केंद्रीय जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी परिषद एवं सरकार द्वारा सहमत होने पर किसी भी व्यापारी माल अथवा सेवाओं को कर मुक्त अथवा कर देने के छूट प्रदान की जाती है। इससे इस हेतु यदि सरकार संतुष्ट हो जाए कि सार्वजनिक हित के लिए कर का छूट देना आवश्यक है, ऐसी परिस्थिति में जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना जारी करते हुए सरकार इन शर्तों का तय करेगी। किसी भी प्रकार का माल एवं सेवा पर एक निर्धारित तिथि से जो अधिसूचना में लिखित हो, माल एवं सेवाओं पर लागू संपूर्ण अथवा आंशिक भाग को छूट दे सकती है। ऐसे प्रत्येक मामले सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर तथा उसके आधार पर आदेश जारी कर सकती है तथा कर की वसूली में छूट दे सकती है।
यहाँ पर यह भी समझना बहुत अत्यावश्यक है कि केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत जारी किसी भी सूचना अथवा उप धारा 2 के अधीन जारी किसी भी आदेश को लागू करने के लिए यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो ऐसे आदेशों को जारी होने के 1 वर्ष के भीतर किसी अधिसूचना की जारी करते हुए तथा स्थिति अथवा आदेशों को निरस्त करने का आदेश दे सकती है। दूसरे शब्दों में जीएसटी परिषद किसी भी सेवा या माल को आंशिक अथवा पूर्ण जीएसटी की छूट दे सकती है। अगर छूट दी गई है उसको अधिनियम में लेना पड़ेगा, अधिनियम के ज़रिए उसको लागू किया जाएगा और 1 साल तक लागू रहेगा। 1 साल के बाद केंद्र सरकार इसको रिव्यू किया जाएगा और अगर उनको लगे कि ये छूट देने की आवश्यकता नहीं है तो वो आंशिक छूट या पूर्ण छूट को समाप्त कर सकती है। उसके लिए भी एक सर्कुलर निकालना पड़ेगा जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि दिनांक इतने से संपूर्ण भारत में इस वस्तु या इस सेवा पर जीएसटी के अधीन जो छूट दी गई है उसको आय से वापस लिया जाता है। ऐसा प्रावधान जीएसटी परिषद में कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।